हेलो गाइस, यहाँ हम स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको 140 शब्द प्रति मिनट की गति पर डिक्टेशन उपलब्ध करा रहे हैं। जो छात्र व छात्राएं पार्लियामेंट्री रिपोर्टर पद के लिए लोकसभा, राज्यसभा या किसी राज्य की विधानसभा में रिपोर्टर पद के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत कारगर साबित होगा। यह 140 शब्द प्रति मिनट की गति पर 10 मिनट का डिक्टेशन है, जो कि ग्रेडेड डिक्टेशन है। सभी तैयार रहें। रेडी। जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी के रूप में सबसे बड़े मानवीय संकट से जूझ रही है, तब भी आतंकवाद में कोई कमी नहीं दिख रही। तनावग्रस्त इलाकों में दहशतगर्दों से सुरक्षा बलों की जंग पहले की तरह जारी है। आलम यह है कि मार्च और अप्रैल महीने में सैनिकों के अलावा 100 से अधिक आम नागरिक आतंकी घटनाओं के शिकार बने। इस्लामिस्ट स्टेट IS ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में 2 अलग अलग घटनाओं में 50 से अधिक लोगों की जान ली, तो बोको हरम में 4 और नाइजीरिया में 130 से अधिक सुरक्षा बलों को मौत के घाट उतार दिया। इसी तरह की वारदात इराक, फ्रांस, माली जैसे देशों में भी हुई है। भारत भी कोई अपवाद नहीं है। यहाँ कश्मीर में पाकिस्तान पोषित आतंकवाद का सुरक्षा बल लगातार मुकाबला कर रहे हैं। बीते रविवार ऐसी ही मुठभेड़ में एक शीर्ष अधिकारी सहित 5 जवान शहीद हो गए। संभवतः इन्हीं वजहों से सोमवार को गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सम्मेलन में को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ कहा कि जब दुनिया कोविड-19 से मुकाबला कर रही है, तो कुछ लोग आतंकवाद जैसे वायरस फैलाने में व्यस्त हैं। देखा जाए तो यह एक मासूम उम्मीद है कि कोरोना काल में दहशतगर्द अपनी हरकतों से बाज आ जाएंगे। आतंकवाद का अर्थ ही है निर्दोषों की जान लेकर केवल आतंक फैलाना। अलबत्ता उनके लिए अब सबसे मुफीद समय माना जाएगा, क्योंकि दुनिया की हर सरकार अपने अपने नागरिकों को जानलेवा कोरोना वायरस से बचाने में जुटी है। लिहाजा आतंकवाद से पीड़ित तमाम देशों के सामने अभी दो तरफा चुनौतियां हैं। उन्हें आतंकवाद से भी लड़ना है और कोरोना से भी। भारत के लिए समस्या कहीं अधिक गंभीर है। हम अपने उस पड़ोसी देश से मानवता की उम्मीद लगाए बैठे हैं, जहां की हुकूमत दशकों से आतंकवाद को खाद पानी देती रही है। पाकिस्तान की परछाई दक्षिण एशिया में ही नहीं, विश्व के तमाम आतंकी गतिविधियों में देखी गई है। इराक, अफगानिस्तान, भारत के अलावा अमेरिका और यूरोप की आतंकी घटनाओं में भी वह शामिल पाया गया है। फिर भी तमाम देश पाक प्रायोजित आतंकवाद को खत्म करने में विफल साबित हुए हैं। आखिर क्यों? दरअसल इस्लामाबाद पर दबाव बनाने के लिए दुनिया के हर देश की अपनी अपनी सीमाएं हैं। ये सीमाएं उन्होंने अपने अपने हित के हिसाब से तय की हैं। संयुक्त राष्ट्र और फाइनेंशियल एक्शन टास्क STF जैसी संस्थाएं भी इन्हीं सीमाओं से संचालित होती हैं। जैसे संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान को 146 आतंकियों की सूची कार्रवाई के लिए सौंपी, मगर इनमें से सिर्फ 19 दहशतगर्दों के अपने यहाँ होने की बात उसने कबूल की। इसी तरह अपने टेरर वॉच लिस्ट में 7,600 में से 3,800 नाम पाकिस्तान ने पिछले कुछ महीनों में बिना किसी औचित्य के हटा दिए। क्या यह हैरत की बात नहीं कि उसकी खोखली दलीलों को दुनिया आसानी से मान रही है? भारत अपने इस पड़ोसी देश से किस कदर परेशान है, यह कोई छिपा हुआ तथ्य नहीं है। यहाँ आतंकवाद एक ऐसा युद्ध बन गया है जो अनवरत चलता ही जा रहा है। ऐसे में यह सोच गलत है कि पाकिस्तान कोरोना संकट का फ़ायदा उठाकर भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। यह आतंकवाद के ट्रेंड को नज़रअंदाज करने जैसा होगा। बेशक हंदवाड़ा की घटना की जितनी निंदा की जाए वह कम है, लेकिन यह कश्मीर में दहशतगर्दी में अचानक वृद्धि का संकेत नहीं है। यह सही है कि कश्मीर को समस्या बनाने के लिए पाकिस्तान वहां लगातार प्रयास कर रहा है, लेकिन यह भी सच्चाई है कि जम्मू कश्मीर में उसका प्रभाव अपेक्षाकृत कम हुआ है। यहाँ तो पिछले कुछ महीनों से सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई के कारण मौत का आंकड़ा बढ़ा है। इस साल 3 मई तक यहाँ 105 जानें गई थीं, जिनमें से 74 आतंकी थे, 22 सैनिक और 9 आम नागरिक।
पिछले साल से तुलना करें तो इस साल शुरुआती 4 महीनों में सुरक्षा बलों और आम लोगों की जान कम गई है। वर्ष 2019 में सुरक्षा बल के 26 जवानों और 14 नागरिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी, जबकि इस दौरान 54 आतंकियों को मार गिराया गया था। जाहिर है कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान का एजेंडा बदला नहीं है। उसे जब तक जहां भी मौका मिलेगा वह हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। यही वजह है कि हमें अपनी लड़ाई के लिए दूसरे देशों का मुंह नहीं ताकना चाहिए। दुनिया का कोई मुल्क हमारी यह जंग नहीं लड़ सकता, फिर चाहे वह सबसे शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका ही क्यों ना हो। व्हाइट हाउस ने जिस तरह से अफ़गानिस्तान से पीछे हटने का फैसला किया, उससे ही साबित हो गया कि पाक प्रायोजित आतंकवाद से अमेरिका भी पार नहीं पा सका। इसलिए हमें हल्के-फुल्के सौंदर्यात्मक उपायों से बचना चाहिए। ज़रूरी यह है कि जहां आतंकवाद का बीजारोपण हो रहा है, वहां लगातार कार्रवाई की जाए। महज एक बालकोट से हमें कुछ हासिल नहीं हो सकता। यह समझने की ज़रूरत है कि पहल हमें करनी होगी। जवाबी कार्रवाई के बजाय हमें अपनी क्षमता बढ़ाकर दीर्घकालीन रणनीति बनानी होगी। अगर हम अपनी रणनीति नहीं बनाएंगे तो स्वाभाविक तौर पर दूसरे दुश्मन की रणनीति का हिस्सा बन जाएंगे। षड्यंत्रकारियों का निशाना बनने के बाद जवाबी कार्रवाई करना सामरिक दृष्टि से बहुत बेहतर रणनीति नहीं माना जाता। अफसोस, लगातार होते आतंकवादी हमलों के बाद भी हम ऐसी कोई रणनीति नहीं बना सके हैं। अब तक की तमाम सरकारों ने मानो एक अनकही चुप्पी ओढ़ रखी है। यही कारण है कि पाकिस्तान पर हम प्रभावकारी दबाव नहीं बना पाते। आतंकवाद फैलाने के नाम पर उससे संबंध तोड़ते हैं और कुछ दिनों के बाद फिर उससे रिश्ते सामान्य बनने की ओर बढ़ जाते हैं। यह परंपरा टूटनी चाहिए। पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रुख अपनाने से बेशक आतंकवाद का समूल अंत नहीं हो, लेकिन हम अपना घर काफ़ी हद तक बचा सकेंगे। क्या इस दिशा में सरकार आगे बढ़ेगी? लॉकडाउन आधिकारिक तौर पर कुछ और आगे चला गया। रेड जोन यानी कोरोना के गहरे प्रसार वाले इलाकों में कॉलेज स्कूल बंद हैं, पर रेड जोन में के कई इलाकों में शराब की दुकानें खुल गईं। रेड जोन में बंद स्कूल कॉलेजों से ज्ञान की आपूर्ति रुक सकती है। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर शराब की आपूर्ति नहीं रुक सकती। क्यों? क्योंकि शराब की दुकानें परम ज्ञान का केंद्र हैं। वहाँ भी ज्ञान के कई सबक बिखरे पड़े हैं। कितने धैर्य से शराबी लगे हुए हैं ठेकों के सामने कतारों में। वे संयम की शिक्षा दे रहे हैं। रेड जोन के एक शराब प्रेमी ने बताया कि करीब 7 किलोमीटर दूर से 5 पुलिस वालों को गच्चा देकर वह अपनी इच्छित दुकान पर पहुंचा है, जहां करीब 5 घंटे तक खड़े होने के बाद उसे शराब मिली। अपने साक्ष्य की साधना के लिए सतत चलते रहना चाहिए। उक्त शराबी ने हमें यह सिखाया। करीब 7 किलोमीटर दूर से वह इस दुकान पर पहुंचा कैसे, उसे सूचना कैसे मिली, समन्वय में सफलता का सूत्र निहित है। यह सबक हम शराबी के अगले जवाब से ही ले सकते हैं। शराबी ने बताया कि उसने करीब 10 व्हाट्सएप समूह बना रखे हैं, जिनकी मदद से हम शराब हासिल करने की रणनीति पर सतत विमर्श करते हैं। लॉकडाउन में कारों की बिक्री ठप है। अप्रैल 2020 में एक भी कार नहीं बिकी। सिनेमा हॉल में सिनेमा बंदे पता नहीं कब देखेंगे। पर शराब की मांग में कोई कमी नहीं आई, यानी शराब का धंधा मंदी मुक्त धंधा है। यह बिजनेस ज्ञान शराबियों की कतारों से मिला। कपड़ा के धंधे ठप हो सकते हैं। शराब सतत चलायमान आइटम है। शराब रेड जोन में भी मिल रही है, ऑरेंज जोन में भी मिल रही है और ग्रीन जोन में भी मिल रही है। शराब रंग निरपेक्ष है, किताबें रंग निरपेक्ष नहीं हैं। रेड जोन में किताबें नहीं मिल रही हैं, लेकिन किताबों की ज़रूरत भी क्या है। शराब की दुकानों से भी तरह तरह का ज्ञान हासिल किया जा सकता है। कोरोना का कोप शांत होने के बाद विश्व की तस्वीर क्या होगी, यह सवाल कूटनीतिक क्षेत्रों में अभी से तैरने लगा है। क्या कोरोना पंछी फिर चीन के जहाज पर जाकर बैठ जाएगा? इस पर तमाम जानकार एकमत नज़र आते हैं। अंदेशा है कि वहाँ से निकला
यह प्रेत अगले 6 महीनों में 5 लाख से अधिक लोगों को निगल लेगा। इनमें सबसे बड़ी संख्या संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के देशों से होगी। अमेरिका और चीन के बीच आंखें दिखाने और गुर्राने का सिलसिला तो पिछले कुछ वर्षों से तेज हुआ है, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो इन दिनों चीन के खिलाफ बेहद हमलावर मुद्रा में है। संसार का यह चौधरी आज एक साथ दो मोर्चों पर लड़ता दिखाई देता है। जो अमेरिका अपने एक नागरिक की निर्दोष मौत पर विकराल रूप। यह हमारा 140 शब्द प्रति मिनट की गति पर 10 मिनट का डिक्टेशन समाप्त हुआ। जो लोग पार्लियामेंट्री रिपोर्टर, राज्यसभा, लोकसभा या किसी राज्य की विधानसभा के पद के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत कारगर साबित होगा। सभी लिप्यंतरण करना चाहें तो कर सकते हैं और उसके बाद में हमें कमेंट बॉक्स में